शक्ति का सर्वसे बड़ा केंद्र होता है। और हमें लगता है यदि सहन शक्ति के रूप में किसी शख्स का नाम हमारे जहन में सबसे पहले उभर करके सामने आता है तो उसी शख्स का नाम पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज रूप आता है। उनके पास कौन सी शक्ति? क्या आर्थिक शक्ति? क्या शारीरिक शक्ति? अंतिम समय में तो उन्होंने उस भौतिक शरीर को इतना क्लिष्ट कर दिया था। और बौद्धिक शक्ति की जहां तक बात है तो हो सकता है आज के बच्चे बहुत आईक्यू लेवल लेकर के चल रहे हों, लेकिन सारे शक्ति संपन्न उनके चरणों में बैठ करके एक ही प्रार्थना करते थे कि आप बताएं अब मुझे जीवन में आगे कैसे जीना है। वो कहते मेरे पास क्या है, तुम सबके पास तो बहुत सारी चीजें हैं। हम सब उनके चरणों में जाके यही कहते कि हम सबके पास जो हम जोड़ के रखा है वो भले ही आपके पास बिल्कुल ना हो, लेकिन जो आपके पास है हम सब एक साथ भी मिल जाएं तो उसका 1% भी हमारे पास नहीं है। क्या है आखिरकार वो? सिर्फ और सिर्फ वो सहन शक्ति। क्या आज हम अपने आप को शक्ति संपन्न बनाने के लिए सहन शक्ति के बारे में सोच पाते हैं? तमाम तरह के बहुत सारे जो कुछ भी ऑडिशंस होते हैं या कुछ भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं कि हमारे अंदर ये आर्ट आ जाए, ये चीज हमें डेवलप हो जाए, जिमिंग हम करने लग जाएं, बहुत सारी चीजें हम करने लग जाएं। लेकिन सब कुछ पाने के बाद क्या हम ये समझ पाए कि ये सब शक्तियां हमारे लिए जीवन भर काम नहीं देंगी और जीवन की हर गफलत में और हर धर्म संकट में यदि कोई शक्ति हमारे काम आएगी तो उसी का नाम है सहन शक्ति। आज सबसे ज्यादा समस्या, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट्स हो गए हैं युवाओं के मन में, तो खास तौर से ये कि इतने कंफ्यूज हैं, जितने वो पढ़ते जा रहे उतनी ही कंफ्यूजन पैदा करते जा रहे हैं। और जब वो कंफ्यूजन आपके सामने व्यक्त करते हैं तो आपको भी कंफ्यूज कर देते, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी जो क्वेरीज होती हैं इतनी लामबंद होती हैं कि आप जब उनका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाते तो आपका इतने वर्षों का अध्ययन भी उनके एक छोटे से प्रश्न का जवाब जब नहीं दे पाता, तब जाके कि हमारा इतना अध्ययन भी जब उनका जवाब नहीं दे पाया तो हम इनको लाजवाब कैसे बना पाएंगे। लेकिन आप भूल जाते हैं कई बार जब किसी प्रश्न का जवाब आपके पास प्रॉपर ना हो तो उसका जवाब ना देना भी लाजवाब होता है। लेकिन यदि हम कुछ भी इम्प्रॉपर जवाब देकर के उनको संतुष्ट करना चाहें तो ना सिर्फ हमारे ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं बल्कि हमारी श्रद्धा और आस्था को भी प्रश्न के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ऐसे में तो आपको चाहिए कि जब आपके पास जवाब ना हो सिर्फ एक ही जवाब दे दिया जाए कि जो अपने आप को समाधान के साथ साथ ज्ञान को आचरण का रूप लेने में लगे हैं, उन गुरु के पास जाओगे तो तुम्हारे बिना पूछे भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। और जब बिना पूछे भी बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलने की संभावना बढ़ जाए तभी तो जाकर के फिर वो चीज सामने आती है जिसमें अब उन जवाबों में से भी नए प्रश्न पैदा होने लग जाते हैं। आज युवाओं का गुरुओं के पास पहुंच पाना इसलिए ज्यादा आसान नहीं कि उनको बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का बोझ है, इसलिए भी शायद वो नहीं आ पाते होंगे। तो आपको लगता होगा कि शायद वो सुबह से उठ नहीं पाते, इसलिए भी नहीं आ पाते होंगे शायद उनके ऊपर अघोषित धर्मांतरण का बहुत सारा बोझा थोप दिया गया है, इसलिए भी नहीं आ पाते होंगे कि शायद उनको शायद अपनी स्वयं की रंगीनियत जो दुनिया में देखने को मिलती उससे फुर्सत नहीं मिलती। ये सब तो कारण है ही, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी है कि उनके अंदर जो जिज्ञासाएं हैं, उनके अंदर जो कुंठाएं हैं, आज तक उनका सही जवाब आप दे नहीं पाए और जहां पर सही जवाब मिलता है वहां तक आप सही समय पर ले जा नहीं पाए। एक बहुत बड़ा कारण है। और जब तक उनके कुंठाओं का जवाब नहीं मिल पाएगा, आप मत मानना कि आपके बच्चे जो जिनको नसीब हुआ है, आपके परिश्रम से उनको जिनको की छोटी मोटी जो सिद्धांत प्राप्त हुए हैं वो उनको शिखर तक पहुंचा पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको तो शायद उस जमाने में पैदा होना संभव हो पाया जहां पर छोटी सी भी सीख भी आपके लिए ग्रहण करने के लायक बनती थी, लेकिन आज सीखों की इतने बड़े जखीरे पर वो बैठे हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट और गूगल के इतने सारे इंफॉर्मेशन के पायदान पर वो पहुंच चुके हैं कि अब उनको ज्ञान की बहुत दूर तक कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि वो सूचनाओं का नाम ही ज्ञान मान बैठे हैं, वो इंफॉर्मेशन को ही शायद नॉलेज मान बैठे हैं। आज तमाम तरह की इंफॉर्मेशंस, तमाम नॉलेज सिर्फ डेटा को कलेक्ट करके अपने दिमाग में रख लेने को मानते हैं। एक बार हमने कहा था कि पहले वो देश बहुत अमीर माना जाता था जिस देश के पास बहुत सोना है, बहुत चांदी है, या बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। हाँ, दुर्लभ खनिज होने के बावजूद जिस देश को आज अमीर माना जाता था, वो था इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब अमीरी की और संपन्नता की परिभाषाएं बदलती जा रही हैं। पहले जिसके पास सोना चांदी है अथवा दुर्लभ खनिज भंडार हैं वो सबसे अमीर देश है। फिर बाद में आई बात कि जिस देश के पास तेल के बड़े बड़े भंडार हैं वो बहुत अमीर देश है। लेकिन आज परिभाषाएं बदल गई हैं, जिस देश के पास सबसे ज्यादा डेटा कलेक्शन है वो सबसे बड़ा अमीर देश है, और जिसके पास जितना डेटा कलेक्शन है वही उस डेटा के माध्यम से अपने पूरे देश को, तो क्या सारी कंपनीज को आगे बढ़ाने के लिए कैपेबल है। आप लोग सुन रहे हैं? और डेटा कलेक्ट करने की फितरत ऐसी हो गई कि आउट ऑफ डेट होने के पहले हम सारे डेटा को कलेक्ट भी नहीं कर पाते और अप टू डेट होने की भावना भाते चले जाते हैं। इतना डेटा, लाखों टन डेटा कलेक्ट कर चुकी हैं कंपनीज। उन डेटा के आधार पर ही उनके व्यापार चल रहे हैं। डेटा का मतलब आंकड़े। हाँ, हालांकि एक आंकड़ा वो भी होता है जिससे को बोलते हैं ना, उसको भी आंकड़ा बोलते हैं। हाँ, पहले आंकड़ों के माध्यम से बड़े बड़े वजन उठाए जाते थे, आज आंकड़ों के माध्यम से बड़े बड़े देश चलाए जाते हैं। और जो देश चलाए जा रहे होते हैं वो जब थोड़ी सी गफलत में आ जाते हैं तो दूसरे देशों पर टैरिफ भी लगाए जाते हैं। तारीफ करने की बात आए या ना आए, लेकिन टैरिफ लगाने की बात तो हर एक दो दिन में उनके दिमाग में आती चली जाती है। महाराज अब क्या करें, अमीर देश जो ठहरा। अच्छा, अमीरी उसके पास किस कारण से है? किस कारण से अमीरी है? क्या वहां पर जनसंख्या की अमीरी है? नहीं महाराज, भारत से चौथाई जनसंख्या है, उससे भी कम हो सकती है। क्या उसके पास बहुत सारी खनिज संपदा इसकी अमीरी है? नहीं महाराज, उससे ज्यादा दूसरे देशों के पास है। क्या उसके पास बड़े बड़े तेल के भंडार हैं इसलिए अमीरी है? नहीं महाराज, उसके पास सोने चांदी की, हाँ सुनते तो हैं सोना चांदी का भंडार बहुत है कि कुछ उसने एक आइलैंड बना के रखा है जहां पर उस सोने की रक्षा करने के लिए प्रतिदिन के लाखों करोड़ का खर्चा है। सोने की रक्षा करने के इतने बड़ा भंडार उस देश के पास है, तो भंडार से कभी सोना निकालते हैं क्या? निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसकी रक्षा करने में ही पैसा खर्च होता रहता है। तो उस सोने को कहीं ऐसा तो नहीं वो डेड मनी बांध के रख लिया हो, क्योंकि जिस संपदा की और जिस संपत्ति की समय पर सुरक्षा नहीं होती और समय पर उपयोग नहीं होता, वो मृत धन ही माना जाता है। देखो फिर से समस्या शुरू हो गई है। और यदि ये समस्या रहेगी तो जो आगे जो वर्कशॉप लगानी है उसका फिर हम स्थान हम सोचेंगे कहां रखना है। तो अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अब वो सारे जो जिस संपदा का समय पर उपयोग नहीं हो पाता है, क्या वो डेड मनी नहीं है? और यदि डेड मनी है तो फिर उस चीज का फायदा क्या है जिसको लेकर के उसकी हुकूमत को तो अपने आप के ऊपर थोपने का प्रयास करते हो। महाराज सबने मान रखा है कि डॉलर में ही व्यापार करना है। हाँ सही बात है, व्यापार तुमने मान रखा है, इसीलिए डॉलर में होना आवश्यक है कि उसके बगैर हम नहीं कर पाएंगे, ये हमने अनिवार्यता मान ली है। अब महाराज सभी उसमें करते हैं। और सुना तो ये भी था महाराज कि भले ही दुनिया में मंदी आए चाहे तेजी आए, फायदा तो उसी देश को होता है। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी दास्ता है। ये पूरी दुनिया की बैंकिंग व्यवस्था जो है ना,
वो 3 व्यक्तियों के 13 सदस्य हैं, 3 परिवारों के 13 सदस्य हैं। उन 13 सदस्यों के लगभग 300 की लॉबी है। ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था इन 13 व्यक्तियों के हाथ में ही है। सुन रहे हैं आप लोग? 3 परिवारों के 13 सदस्य और उनकी 300 की टीम पूरे 200 देशों की बैंकिंग व्यवस्था को चला रही है। ये बहुत बड़ा भांडा फोड़ हम आपके सामने करने जा रहे हैं। और इतने ये इल्यूमिनाती हैं कि इसके आधार पर आपको इतना छद्म के साथ चल रहे हैं, आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है। क्यों लगता है ऐसा? क्योंकि वहां पर बहुत गार्ड्स रहते हैं, कैमरेज रहते हैं। ये गार्ड्स और कैमरे होने के बावजूद भी आपका जो पैसा सिर्फ डिजिट्स में वहां पर दिख रहा है, और कोई हैकर यदि उसको हैक कर जाए तो किसी बैंक पर आप एक क्लेम नहीं कर सकते कि आप हमारा पैसा वापस करो। हाँ, आपका करोड़ों भी जमा हो, लेकिन आज से 1-2 साल पहले तक तो सिर्फ 1 लाख रुपए वापस मिलेगा, इतनी तक गारंटी थी। सुने, यहाँ थोड़ी सी बढ़ा दी है, 5 लाख तक की कर दी है। मतलब आपका सिर्फ मात्र 5 लाख में ही बैंक से लेने का हकदारी है। उससे ज्यादा आप मांगने भी जाओ तो सिर्फ चौकीदारी है। सुन रहे हो? करोड़ों जो जमा करके रखे हो, महाराज करोड़ों तो 1 नंबर में है, लॉकर में तो क्या है पूछना नहीं सबके सामने। कितना भी हो, यदि वो चला जाए तो बैंक सिर्फ मात्र रिस्पॉन्सिबल है 5 लाख लौटाने के लिए। अब उन डिजिट्स को जो उस वहां पर दिखाई देने में आपको बहुत अमीर महसूस करा रहे हैं, क्या डिजिट्स का नाम धन होता है? क्या अंकों का नाम धन होता है? अरे अंक का नाम धन है तो एक कागज पर हम बहुत सारे अंक लगा के आपको दे दे रहे, आप अपने को धनी मान लोगे क्या? तो उस नोट को भी अपने पास रख करके धनी मान रहे हो। उस नोट पे सिर्फ इतना ही तो लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए देने का वचन देता हूं, इतना ही तो लिखा है। ये मतलब रसीद है। अब आप सब बहुत सारे कोषाध्यक्ष यहाँ पर बैठे होंगे अपनी संस्थाओं के, क्या रसीद का नाम पैसा होता है क्या? रसीद का नाम धन होता है क्या? रसीद का नाम संपत्ति होता है क्या? तो सारे नोट्स को तुम अपने पास रख करके धनवान मान रहे हो, तो हम आपको कैसे मान लें कि तुम तो धनवान हो? इसलिए तो महाराज जी वो बैंक में, वो तो और बड़ा पागलपन है जो बैंक में रख करके अपने आप को अमीर मान के बैठा है। डिजिट्स कब गायब हो जाएंगे पता ही नहीं, फिर भी रसीदें थोड़ी बहुत काम आ जाएंगी, लेकिन वो तो डिजिट्स कब गायब हो जाएंगे कोई पता नहीं। और जिस प्रकार के पूरे विश्व में माहौल तैयार हो चुका है, ऐसे में सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। तो महाराज आप डरा रहे हो क्या? हम डरा नहीं रहे, आपको यथार्थ से वाकिफ करा रहे हैं। तो क्या करें महाराज? तो क्या करें बताओ ना। गाड़ी वाला आया, आपको तो सुनने की भी आदत पड़ी है, कचरा निकाल। अब वो कचरा निकले कैसे महाराज? यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर कचरे वाला हो चुका है, तो खुद को कचरा वाला मान करके कचरे की गाड़ी में डाल देना। कचरे वाला आया है ऐसा मत कहना, कचरे वाले तो तुम हो, वो तो सफाई वाला आया है, उसके लिए अपना कचरा दे देना। महाराज हम तो ऊपर से पटक देते हैं। हाँ, ऊपर से पटकने वाला जो कचरा होता है ना, वो गाड़ी में कम गिरता है, सड़क पे ज्यादा गिरता है। ऐसे ही ऊपर से फेंका हुआ जो कचरा होता है ना, सुन रहे हो? कौन सा कचरा? बहुत सारे कचरे तो हम लोग के पास हैं, कसाई के भी कचरे हैं, फालतू आडंबरों के कचरे भी हैं, कबाड़ के भी कचरे हैं, और अपने भीतर बहुत सारे गुबार के भी कचरे हैं कि नहीं? अब वो कचरा यदि ऊपर फेंकोगे तो कहाँ गिरेगा? गाड़ी में नहीं, वो कचरा तुम्हारे घर के आगे जब गिरेगा ना सड़क पे ही, तो तुम्हारे घर के आगे पूरा कचरे वाला कर देगा। इसलिए ऊपर से ना फेंकना, उतर करके फेंकना। और जब भीतर उतर करके वो कचरा निकालोगे तो गाड़ी में जब डालेगा तो अंदर भी साफ पाओगे और घर के बाहर भी अपने आप को साफ बना पाओगे। क्या समझ में आ गया आप लोग को? अचानक बीच में याद आ गई कि ताली बजाना है। गाड़ी में कचरा डालना, अच्छा।
मतलब ये गाड़ी में कचरा डालने का मतलब समझ में आया? बाद में समझ लेना आप लोग इनसे, यदि समझ में आ गया हो तो, हैं? हाँ बता देंगे, ठीक है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो कचरा है, एक कचरे वाली डाली में तभी डाल पाओगे जब नीचे उतर करके आओगे, और यदि ऊपर से डालोगे, ऊपर ही ऊपर जो बातें सुन रहे हो वो यदि ऊपर से फेंकोगे तो अपने घर और द्वार को और ज्यादा कचरा वाला बना पाओगे, और भीतर से उतार करके आओगे तो भीतर और बाहर दोनों को साफ सुथरा करते चले जाओ। महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन वो उसके बगैर काम भी तो कहाँ चलता है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर से कचरा निकलता है, ये कचरा आता कैसे तुम्हारे घर में? क्या बाहर से कचरा खरीद के लाते हो क्या? जहां तक धूल का कचरा है वो तो इतना सा एक मुट्ठी हो सकता है पूरे घर में दिन भर में, लेकिन बाकी जो किलो किलो कचरा आता है क्या बाहर से खरीद के लाते हो तुम लोग? जब बाहर से कचरा खरीद के नहीं लाते तो घर में कचरा पैदा हो कैसे जाता है? महाराज बाहर से तो अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, लेकिन जब उनका उपयोग हम करते हैं तो उसको कचरा बना देते हैं। अच्छा ये बताओ, ये कचरा फैक्ट्री तुम्हारे घर में ज्यादा है कि वहां पर जहां वेस्ट मैनेजमेंट होता है वहां पर ज्यादा है? आज बहुत बड़ी समस्या है वेस्ट मैनेजमेंट करने वालों को, क्योंकि आज जितना ये जो सूखा कचरा और गीला कचरा इसकी फेंकने की और समाधान करने की बात है वो तो अलग। अब सबसे बड़ा समस्या हो गई ई वेस्टेज का। हाँ, जितने भी आपके ई वेस्टेज है, ई वेस्टेज समझने लग गए होगे ना, ई डायरी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और भी बहुत सारी चीजें। तो ये जो वेस्टेज है, इसके वेस्ट को मैनेज करने के लिए अच्छी अच्छी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां बहुत सरदर्द महसूस कर रही हैं। क्यों? इसको क्या करें? और ये वी वेस्टेज सिर्फ मां धरती पर नहीं, स्पेस में, अंतरिक्ष में भी बहुत है। जितने भी सैटेलाइट छोड़े गए हैं यहाँ पर, अब वो जब तक उनकी म्याद थी पूरी हो गई, अब वो वहीं घूम रहे हैं। उनको नीचे लाएं कैसे? बड़ी समस्या हो गई। मतलब ये इंसान इतने कचरे वाला है, ना जमीन को छोड़ता, ना जमीर को छोड़ता, और ना अंतरिक्ष को छोड़ता, और ना अंतरंग को छोड़ता। सब जगह कचरा ही कचरा पैदा करता चला जाता। इसीलिए उस कचरे को यदि वाकई में मैनेज करना है तो कहीं तुम्हारा ज्ञान भी कचरा ना बना दे। क्योंकि कचरा कब बनता है? अच्छी चीज से ही बनता है। अच्छी चीज उपयोग करने के बाद जब उपयोग के लायक नहीं बचती तभी वो कचरा बन जाती है। चाहे वो फल फ्रूट तुम उपयोग करने लाए, छिलका फेंक दो तो उसका कचरा बन जाता है। चाहे वो और भी सारी चीजें रद्दी के रूप में लाए, उपयोग किया, उपयोग नहीं कर पाया, एक्सचेंज हो गई तो कचरा बन जाता है। ऐसी ज्ञान के साथ भी है, ज्यादा ज्ञान यदि उपयोग करने के लायक नहीं हुआ तो वो ज्ञान भी कचरा बन जाएगा और तुम्हें कचरा वाला बना देगा।